मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए प्री बजट पर कुछ आर्थिक समस्याओं के ऊपर बातचीत करना चाहता हूं कि आगामी बजट कैसा रहेगा। सरकार 2020 और 21 का बजट लाने जा रही है। ये किस तरीके का बजट होगा, कैसा प्रारूप होगा और किन किन लोगों से संबंधित इस बजट में प्राविधान होंगे? देखिए, लेटेस्ट सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सेकेंड क्वार्टर में हमारी जो जीडीपी का रेट आया है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और डाउनफॉल देखा गया है। और अगर हम इंटरनेशनल एजेंसीज और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की बात करें तो हमारा देश ऑलरेडी टेक्निकल रिसेशन में जा चुका है। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे देश के लोग हमारे देश की चुनी हुई सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि मैं कहूँ ये जानना चाहते हैं कि आने वाला जो साल है यानी 2021 में हमारे देश की जीडीपी में किसी तरीके का सुधार आएगा या नहीं आएगा। और जो ये कोरोना महामारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है, इसकी वैक्सीन जब एक बार आम आदमी तक पहुंच जाएगी तो क्या उसके बाद आम आदमी को रोजगार प्रोवाइड करवाया जाएगा? क्या वो जो छोटे कारखाने, फैक्ट्रियां जो कोरोना की वजह से बंद हो चुके हैं, पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, उनके लिए कोई रिलीफ पैकेज आएगा? क्या हमारे देश में जो मजदूर लोग हैं, जो लोग प्रवासी मजदूर हैं, जो अपने घर जा चुके हैं, उनको रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए सरकार किसी तरीके का रिलैक्सेशन लेकर आएगी? क्या सरकार हमारे क्या कहते हैं, जो मीडियम सेक्टर के जो लोग हैं, जो लोग पहले काम करना चाह रहे थे, जिनका काम पूरी तरह से तबाह हो गया, उनके लिए कुछ लेकर आ पाएगी? क्या प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए सरकार कंज्यूमर्स तक पैसा पहुंचा पाएगी जिससे वो मार्केट में जाकर कंजम्पशन बढ़ा सके? क्या हमारी इनकम स्केल में किसी तरीके की इंप्रूवमेंट आएगी? क्या बैंकिंग सेक्टर वापस ट्रैक पे आएगा? अभी हाल फिलहाल में हुई सीआईआई की कॉन्फ्रेंस में हमारे देश के वित्त मंत्री ने कहा कि जो बजट आने वाला है उसका रुझान कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर पे रहेगा। कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, जिसमें हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, डॉक्टर्स को लेकर, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को लेकर कोई बड़ी अनाउंसमेंट की जा सकती है। इवन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए सरकार कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर सकती है। हम चाहते हैं कि सैलरीड और जो मीडियम क्लास के जो लोग हैं उनके लिए इनकम टैक्स के प्रोविजंस में कुछ प्रावधान लेकर आए जाएं, जैसे कि सेक्शन 80C की जो लिमिट है 1.5 लाख, जिसमें पिछले 5 सालों से किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आया, उसे बढ़ाकर 3 लाख तक कर दिया जाए। इनकम टैक्स स्लैब रेट जो है उसमें कुछ रीस्ट्रक्चरिंग और रीअलाइनमेंट हो। जो इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए, जिसे 2014-15 के साल के बाद बदला नहीं गया है, उसे बढ़ाकर 5 लाख तक ले जाया जाए। हम चाहेंगे जो इस बार का बजट हो वो आम आदमी का बजट हो, जिसमें ना केवल सिर्फ कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ध्यान दिया जाए या बड़े बड़े उद्योगपतियों पर ध्यान दिया जाए, उसका फायदा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और बिलो पॉवर्टी लाइन जो मजदूर लोग हैं या जो छोटे कामकाज करने वाले लोग हैं उन तक पहुंचे। ये बजट आम आदमी का बजट हो। अब इसी से जुड़ा हुआ हमारा एक दूसरा सवाल है कि अभी देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला रमन ने ये बताया क्या 3-4 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने पैकेज दिया। तो ये आम भाषा में ये माना जाए, ये पैकेज क्या प्री बजट था? अगर नहीं था तो वो पैसा किस तरीके से सर्कुलेट नहीं हुआ, और हुआ तो अभी तक उसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। इस पर आप क्या आप कहेंगे? देखिए, ये जो प्री बजट की अनाउंसमेंट हुई थी, इसका 1 लाख करोड़ जो गवर्नमेंट दावा कर रही है कि उन्होंने ये दिया, लेकिन ये आम जनता तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाया। ना ये बजट का पार्ट था, ना ये प्री बजट का पार्ट था। हम ये कहना चाहेंगे कि बजट पे हर आम आदमी की निगाहें टिकी रहती हैं, तो जो ये बजट आए ये कुछ स्पेशल हो। स्पेशल इस सेंस में हो कि इस बार कोरोना महामारी ने पूरी इकॉनमी को तहस नहस कर दिया है, तो बहुत सारे रिलीफ पैकेजेस लाने की ज़रूरत है, तभी हमारी इकॉनमी बैक ऑन ट्रैक आ पाएगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हर क्लास ऑफ सोसाइटी पे वर्क करे। जैसे कि सैलरी क्लास है, तो सैलरी क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो बहुत टाइम से 50,000 रुपये ही है, तो ये बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दी जाए। रेंट पे जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है
वो 30% से बढ़ा के 50% तक कर दी जाए। वहीं इनकम टैक्स स्लैब रेट जो हैं उनको बढ़ा दिया जाए, मिनिमम स्लैब रेट 5 लाख रुपए तक कर दिया जाए कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन हैंड पहुंच सके। वहीं बहुत सारी डिडक्शंस को बढ़ाने की ज़रूरत है, जैसे ATC की लिमिट बढ़ा के 1.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक कर दी जाए। उसके अलावा मेडिकल एक्सपेंसेस जो होते हैं, मेडिक्लेम का खर्चा जो है 80D का, वो बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दिया जाए। और इस कोरोना महामारी ने कहीं ना कहीं हर एक हाउस होल्ड पे इफ़ेक्ट डाला है, तो हम ये चाहते हैं कि जो लोगों ने कोरोना पे पैसा खर्चा किया है, इसके लिए गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक डिडक्शन लेके आए कि लोगों को जिन्होंने ये पैसा खर्च किया है उनको एक डिडक्शन मिल सके। और आगे भी जैसे वैक्सीन आती है तो लोग इसमें पैसा खर्च करेंगे तो लोगों को इसकी डिडक्शन मिले। तो हम गवर्नमेंट से ये अनुरोध करते हैं कि इस चीज़ के लिए वो एक स्पेसिफिक डिडक्शन लेके आए, एक स्पेसिफिक सेक्शन लेके आए। इसके अलावा रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए 80JJAA की एक डिडक्शन है, जिसमें ग्रॉस इनरोलमेंट लिमिट 25,000 रुपये है। हम चाहते हैं ये बढ़ के 50,000 तक की जा सके। इसके अलावा गवर्नमेंट को पूरे इंडस्ट्री को एज अ होल एक रिलीफ पैकेज लेके आना पड़ेगा, इंडस्ट्री स्पेसिफिक। इस कोरोना महामारी ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है, तो हम ये चाहते हैं जो इंडस्ट्रीज़ तहस नहस हो गई हैं, गवर्नमेंट उनसे रिकमेंडेशंस लेके उनको रिवाइव करने की पूरी कोशिश करे। इसके अलावा टैक्स रेट में कटौती की भी ज़रूरत है। अब आप देखेंगे छोटी छोटी पार्टनरशिप फर्म्स हैं, MSMEs हैं, इनका टैक्स रेट 30% है, जबकि कंपनीज़ का टैक्स रेट 22% है। तो हम चाहते हैं कि ये टैक्स रेट बराबर कर दिया जाए। उसके अलावा GST पे भी बहुत ज़्यादा हाई टैक्स रेट्स हैं। तो जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में 28% का GST लगता है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक रिकमेंडेशन है कि ये 28% से घटाकर 18% कर दिया जाए। इसके अलावा अगर हम बजट की बात करें तो बहुत सारे केसेस बहुत टाइम से इनकम टैक्स में पेंडिंग रहते हैं, तो इसके लिए लिटिगेशन को हटाने की सख्त आवश्यकता है। कम से कम केसेस रह जाएं, इसकी गवर्नमेंट को पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी VSVS की, विवाद से विश्वास की। तो इसमें इसकी टाइम लिमिट ख़त्म हो रही है 31 जनवरी 2021 में। तो अगर ये गवर्नमेंट बढ़ा के 31 दिसंबर 2021 कर देती है तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ होगा और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट की भी लिटिगेशन ख़त्म होगी और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा, जिसे वो अपनी बाकी चीज़ों में यूज़ कर सकती है। वहीं अपील की टाइम लिमिट नहीं है, तो हम चाहते हैं कि अपील की टाइम लिमिट फ़िक्स कर दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपील ख़त्म हो। और गवर्नमेंट को टैक्स इफ़ेक्ट जो हमारे केसेस आगे जाते हैं IT-AT हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, इसकी टैक्स लिमिट बढ़ा दी जाए। जैसे IT-AT में 1 करोड़ तक की टाइम लिमिट कर दी जाए, 2 करोड़ हाई कोर्ट के लिए कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट में वही केसेस जाएं जिनका टैक्स इफेक्ट 5 करोड़ से ऊपर हो। तभी हमारी जो ये कॉस्ट है, लिटिगेशन कॉस्ट, ये कम हो पाएगी। तो ये हमारे कुछ सुझाव हैं, अगर गवर्नमेंट इनको इस बजट में कंसिडर करेगी तो ये इकोनॉमी एज अ होल के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। सर, एक और सवाल है। आपने बड़े अच्छे तरीके से ये सब चीज़ को डिटेल में समझाया और अपने सुझाव रखे, लेकिन आपसे एक सवाल और है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट सरकार को? ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सरकार को ऐसे रिलीफ पैकेजेस लाने पड़ेंगे जिसका डायरेक्ट बेनिफिट आम आदमी तक पहुंचे। जैसे कि आप देखेंगे हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, जैसे कि हमारे क्या कहते हैं पटरी खोमचे वाले लोग हो गए जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। सरकार को कुछ ऐसे पैकेजेस लाने पड़ेंगे जिसका सीधा बेनिफिट आम आदमी तक पहुंचे। हम सिर्फ लोन प्रोवाइड करवा कर और क्या कहते हैं लोगों को यह कहकर कि भैया कि हम उन लोगों को अपना काम बढ़ाने के लिए पैसा देंगे लोन के रूप में, महज इस चीज़ से हमारा देश आगे नहीं बढ़ने वाला है। उन लोगों को मदद नहीं मिलने वाली है। सरकार को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे बेनिफिट डायरेक्ट आम आदमी तक पहुंचे, ना कि सिर्फ कॉरपोरेट सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर तक लिमिटेड रहे। जी, अगला एक सवाल और है इसी से जुड़ा हुआ कि लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे लोग जिनको कहा गया कि ये अपने प्रवासी मतलब अपने घरों को चले जाएं, लेकिन वो सारे निम्न मजदूर वर्ग के लोग थे। उनके लिए गवर्नमेंट ने आज भी कुछ नहीं सोचा है, कोई अर्थव्यवस्था में व्यवस्था नहीं की। तो उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए?
देखिए, सरकार को, जैसे अगर हम ग्लोबली अपने आप को बोलते हैं कि हम सुपर पावर हैं, तो अगर हम अपने आप को कंपेयर करते हैं अमेरिका से, यूरोप से, तो इन कंट्रीज़ ने क्या किया, इन्हें मालूम था कि भाई हमारे जो मज़दूर लोग हैं वो हमारे देश की ताकत है, तो उनकी सेफ्टी उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो सबसे पहले उनके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अरेंज करवाई गई, उनके लिए इंश्योर कराया गया कि भाई अगर मान लो इस तरीके की अगर महामारी आती है तो उनके लिए खाना कहाँ से अरेंज करा जाएगा, उन्हें रखने के लिए जगह कहाँ से अरेंज करी जाएगी। कहीं ना कहीं हमारे देश की मौजूदा सरकार इन सब चीज़ों को अरेंज कराने में असमर्थ रही है, और इसका वो खामियाजा, इसका सारा ढीघरा कहीं ना कहीं वो इस महामारी पर फोड़ना चाहती है, जबकि इसका कारण कहीं ना कहीं सरकार की खुद की अनसक्सेसफुल पॉलिसीज़ हैं जिसको वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाई है। चाहे फिर वो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन का डिसीजन रहा हो, चाहे डीमोनेटाइजेशन का डिसीजन रहा हो, इसी तरीके से सरकार कहीं ना कहीं असफल रही है प्रवासी मजदूरों को रोकने में, उन्हें कंटेन करने में, और उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने में। सर, इसी से संबंधित एक सवाल और है। लॉकडाउन में मेरी किसी बड़े उद्योगपति से बात हुई तो उन्होंने बताया खास बात कि इस लॉकडाउन के पीरियड में सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर में ट्रैक्टर बिके हैं। ट्रैक्टर बिकने का मतलब ये है कि सारी इंडस्ट्री डूब सी गई, लेकिन कृषि उद्योग ने मतलब हमारे देश को बचा के रखा है। तो आप कृषि उद्योग के लिए क्या प्रस्ताव लाने की सिफारिश कर सकते हैं? देखिए, लॉकडाउन में एग्रीकल्चर सेक्टर ही एकमात्र ऐसा सेक्टर था जिसमें कि हमें इम्प्रूवमेंट दिखा। 3% का इम्प्रूवमेंट आया एग्रीकल्चर सेक्टर में लॉकडाउन पीरियड में। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने कहा था कि 2022 तक वो फार्म इनकम को डबल कर देंगे, लेकिन अभी तो जैसे फार्म डिस्ट्रेस चल रहा है, आप देख रहे हैं कि सारे किसान स्ट्राइक पे आ गए हैं, सारे बॉर्डर सील कर दिए हैं। तो हम ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट को किसानों के साथ मिल के एक ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए कि वो उनके भी बेनिफिट में हो और आम जनता के भी बेनिफिट में हो, तभी हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ग्रो कर पाएगा और ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर पाएगा। हम ये चाहते हैं कि ऐसी स्ट्रैटेजीज, ऐसी टेक्नोलॉजी आए एग्रीकल्चर में कि हमारी इंडियन एग्रीकल्चर ग्लोबल लेवल पे कम्पीट करे और हमारा उससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। सर, एक सवाल और है आपसे कि छोटे स्तर के जो मतलब लोअर मिडिल के जो रोज के कमाने खाने वाले लोग हैं, इनके लिए सरकार, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, इनके लिए सरकार की किस तरीके की योजनाएं होनी चाहिए? सरकार को कुछ ऐसा रिलीफ पैकेज लाना चाहिए जिसमें सरकार सिर्फ खोखले वादे ना करे, बल्कि उनको और उनके परिवार का खर्चा चलाने के लिए या तो उन्हें रोजगार प्रोवाइड कराए, या फिर उन्हें अपना धंधा करने के लिए, अपना काम काज करने के लिए पैसा प्रोवाइड करवाया जाए। तभी कहीं ना कहीं देश तरक्की पे आ सकता है, क्योंकि हमारा देश मजदूरों पे टिका हुआ है, ये छोटे वर्ग के लोगों पे टिका हुआ है। एक और सवाल है सर कि देश को सबसे ज़्यादा सुदृढ़ स्थिति में लाने वाला सेक्टर है कॉरपोरेट के साथ साथ ये बिल्डिंग क्षेत्र। जो बिल्डिंग क्षेत्र बिल्कुल एक तरीके से लगभग कलेप्स हो गया है, और सरकार बार बार कहती है लोन, बिल्डर्स को लोन दे रही है, ये दे रही है, लेकिन बिल्डर्स लोन नहीं ले रहे हैं। तो इसका क्या कारण है सर? देखिए, सरकार जो रियल स्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में चाहती है कि किसी भी तरीके की इम्प्रूवमेंट आए, तो उसमें हमारा ये कहना है कि सिर्फ लोन प्रोवाइड करवा देने से या फिर मोरेटोरियम पीरियड बढ़ा देने से हमारे देश में इस सेक्टर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। सरकार को चाहिए कि वो कुछ ऐसे प्रपोजल्स लाए, जिसमें से कि एक प्रपोजल ये हो सकता है कि अगर मान लो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और उस बिज़नेस से आपको अगर कुछ मुनाफा हो रहा है, तो कुछ साल तक सरकार उस पर कर या टैक्स ना ले। अगर हम ये लोन, तो एक तरफ सरकार कह रही है कि हम उन्हें लोन प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ये नहीं देख रही है कि वो उस लोन को रीपे कैसे करेंगे। तो उसके लिए या तो कुछ प्रोविज़न हो या फिर कोई डिफरमेंट स्कीम आए जिससे कंस्ट्रक्शन सेक्टर या रियल स्टेट सेक्टर में कोई बूम हो। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के बारे में किस तरीके के सरकार को प्रोविज़न करने चाहिए?
ऑटोमोबाइल सेक्टर में जीएसटी रेट्स बहुत हाई हैं, और जब से ये कोरोना महामारी फैली है तब से हर बंदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवॉइड करता है। तो हर छोटे तबके का इंसान भी टू व्हीलर फोर व्हीलर अफोर्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए अगर ऑटोमोबाइल रेट्स में कम जीएसटी रेट कम हो जाएगा तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट आम जनता तक पहुंचेगा और वो सब लोग खुद जा सकेंगे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं हुआ है। और इसके अलावा गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी लेके आने चाहिए और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देनी चाहिए। इससे जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, ये पोल्यूशन कम होगा और हमारी एनवायरनमेंट भी सुरक्षित रहेगी। थैंक यू। और आप लोगों ने एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बजट पर अपने सुझाव रखे, आपका धन्यवाद। मैं ब्रजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए दोनों चार्टर्ड अकाउंट महानुभावों के लिए विशेष बातचीत। थैंक यू।